Hello my dear students. Today we are going to discuss one of the very important chapter of class 7th political science. ठीक है, political science का नाम आते ही हमारे दिमाग में कई ढेर सारे तरीके के thoughts चलने लगते हैं. Like we have to learn about many of the rules and regulations made by the government, है ना. इसके साथ ही so many factors which are now responsible for to run the government. ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं. जैसे कि मैं अगर पॉलिटिकल साइंस में फिर नाम लूँ तो आपको ऐसा लगता है कि हम अलग अलग अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स और ढेर सारे मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो हाँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तो आपको सही लगता है. हम पढ़ने वाले हैं आज जो हमारा चैप्टर है जेंडर एंड द रोल ऑफ वुमेन. ठीक है, ये चैप्टर बेसिकली हमारा देखिए डील करता है, मैं बता दूं आपको. देखिए बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है जेंडर एंड द रोल ऑफ वुमेन, इसमें हमें सबसे पहले यह ध्यान देना होगा दैट कि अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग. सबसे पहले जेंडर एंड द रोल ऑफ वुमेन में हमें इंट्रोडक्शन पोर्शन को नहीं भूलना चाहिए. इंट्रोडक्शन पोर्शन में कह रहा है इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे बेटा? इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे आइडियाज, डिफरेंट तरीके के आइडियाज. तो डेवलप आइडियाज अराउंड द जेंडर इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्क एंड डिस्क्राइब द वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी. हम इस चैप्टर में पूरा का पूरा फोकस जो करने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से औरतों ने मूवमेंट किया. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे किस तरीके से औरतों ने स्ट्रगल किया इक्वालिटी के लिए, और ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज जैसे कि एजुकेशन इक्वली बॉयज और गर्ल्स में अवेलेबल नहीं था तो उसके लिए कौन कौन से मूवमेंट्स हुए, किस तरीके से हमने फाइट किया, हम मीन्स गर्ल्स. ठीक है, वुमेन ने. देन डिफरेंट roles assigned by boys and the girls prepare them for their future as well as future role as a man and a woman. और हम इन सारे फैक्टर्स या उन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो being a girl or a boy has already been decided by the society or by a family to do, what to do, what to not do, what not to do by the girls and boys. लड़कियां क्या करेंगे, लड़के क्या करेंगे, सारी चीजें जो फैमिली के द्वारा डिस्क्राइब होती हैं. Society grew up in tells us how a girl should be behave, what kind of behavior accepted from boy, what girl or a boy cannot do, etc. This forms fix the ideas in our mind about the gender roles and general stereotypes. देखिए जेंडर स्टीरियोटाइप का नाम आया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. हम इसमें पढ़ेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में. मतलब इन द सेंस हम ये कहने वाले हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप से हमें ये पता चलेगा कि हम कितने ज्यादा सेल्फिश होके गर्ल्स या बॉयज के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं कि लड़कियां हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, लड़के हैं तो क्या करना चाहिए, लड़कियां क्या नहीं कर सकती और लड़के क्या नहीं कर सकते. ठीक है, ये हो जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप. दिस चैप्टर विल डील all the gender roles and try to wipe out the gender biased against the women in our society. हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से भाई जो सोसाइटी में जिस तरीके का हमारा इमेज बना हुआ है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि अगर खराब इमेज बनी है तो उसे हम हटा दें एक तरीके से, और जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करें कि गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर इक्वल इन आवर सोसाइटी. ठीक है, सो मीनिंग ऑफ जेंडर. सबसे पहले तो जेंडर की मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज जेंडर? जेंडर इनइक्वालिटी में सबसे पहले मीनिंग ऑफ जेंडर हम पढ़ेंगे. जेंडर में कह रहा है कि द वे ईच सोसाइटी परसीव्स what a man is and what a woman is and what their different roles and responsibilities is called gender. ठीक है, सोसाइटी जो हमारे लिए डिसाइड करती है, एक परसेप्शन बना के रखती है कि लड़के को कैसा बिहेव करना चाहिए वो क्या होता है और लड़की को कैसा बिहेव करना चाहिए वो क्या होता है. जब सोसाइटी ये क्राइटेरिया को डिसाइड करने लगती है तो उसी को हम कहते हैं जेंडर. ठीक है, तो इट मीन्स दैट इसमें हमें क्या बोल रहा है, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग होंगी, डिफरेंट रोल सबके अलग होंगे, और सोसाइटी बताती है कि लड़का क्या है, लड़की क्या है. जब एक अलग तरीके से समाज देखना शुरू करता है तो उसे बोलते हैं जेंडर. ठीक है, देन इन फैक्ट इट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ इन डेली बेसिस. हम डेली बेसिस पे अलग अलग तरीके के ये एक्सपीरियंसेस करते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे वी कैन गो नॉट वे आर नॉट देन द लाइफ चॉइसेस अवेलेबल फॉर अस दोस वी इवेंचुअली मेक.
हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड बाय द सोसाइटी एंड दैट्स गोइंग टू इफेक्ट आवर लाइफ, और इसी को बोलते हैं जेंडर। सो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर इज ऑफन बेस्ड ऑन द फैमिली सोसाइटी दैट वी लिव इन। तो हमारा जो जेंडर का कंसेप्ट है वो बेसिकली इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम जिस फैमिली में रहते हैं या हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो हमारे बारे में क्या सोचती है। ठीक है, जैसे अब आपने सोचा होगा कि लड़कियों की तरह मत हंसो या लड़कियों की तरह चलता है ऐसा कहते हैं, तो क्या वैसा सिर्फ लड़कियां ही चलती हैं? ये डिसाइडेड हो गया इफ बॉयज मूविंग, अगर मूव करा बहुत अच्छे से ही मतलब कि एक तरीके का कैट वॉक करते हुए चल रहा तो लड़कियां ही करेंगी, अगर बॉयज ने लिपस्टिक लगा लिया किसी और तरीके का कुछ कर लिया तो वो लड़कियां ही करती हैं, अगर लड़के ने एक लुक पहन जींस और के साथ जूते और छोटे शॉर्ट हेयर करवा रखे तो उसे बोलेंगे कि लड़के की तरह है ना। तो ये सारे क्या है, ये सोसाइटी का परसेप्शन है जेंडर और कुछ नहीं है। ठीक है, देन in fact different roles across the communities around the world by gender then means many social values, stereotypes और cultures attached to the biological distinction of male and female। कह रहा है कि एक मेल और फीमेल जो हमारा बायोलॉजिकल डिफरेंस था अब वो एक हमारा जेंडर का रूप ले चुका है, जहां पे हमें ये डिफरेंट कम्युनिटीज हमारे आसपास की ये डिसाइड करती हैं कि कौन सी वैल्यूज हमारे लिए सुटेबल है, कौन से वैल्यूज हमारे लिए सुटेबल नहीं है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, क्या काम है लड़कियों का क्या नहीं है, सारी की सारी चीजें डिसाइडेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट What is gender inequality? This concept is very important. Gender inequality क्या होती है? Gender inequality basically होती है जब perception of society, जो perception of society जब किसी एक के लिए उसके फेवर में और किसी एक के लिए उसके अगेंस्ट में होने लगता है तो उसे बोलते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। मींस कि जब दो जेंडर अलग अलग कम्युनिटी के या अलग अलग बायोलॉजिकली एक दूसरे से अलग हैं और वहां पे जब डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाता है उसे बोलते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। एज एग्जांपल व्हेन वी आर टेकिंग, जैसे कि मेल और फीमेल का ले लूं, है ना, मेल एंड फीमेल, तो मेल के साथ अक्सर करके आप देखोगे कि थोड़ा समाज लिबरल होता है, बट फीमेल के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस बने होते हैं कई ढेर सारे समाज में। हम पूरी इंडिया की बात नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसे एरियाज की बात कर रहे हैं जहाँ पे सच में हमें जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अब ये नहीं कह सकते आप कि नहीं मैम हमारे फैमिली तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि ये पूरी दुनिया में नहीं होता। ठीक है, मेनी ऑफ द कंट्रीज, इवन वेल डेवलप्ड कंट्रीज भी ऐसी हैं जो कि अपने फीमेल सिटीजन को इतने ज्यादा राइट्स नहीं देती हैं जितना कि मेल कैंडिडेट्स को। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी एक तरीके की नहीं होती, कई ढेर सारे तरीकों की होती है। जैसे पहला है जेंडर इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोशल फील्ड। ठीक है, सोशल फील्ड में जेंडर इनइक्वालिटी कैसी होती है, मैं जैसे एग्जांपल ले लूं अब, तो आप बेटा देखोगे इन द सोशल फील्ड द फर्स्ट इनइक्वालिटी इज द मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी एंड सेकेंड वन इज निटेलिटी इक्वालिटी। ठीक है, मोर्टेलिटी इक्वालिटी कब होती है, जबकि मोर्टेलिटी रेट वुमेन की मेन के कंपेयर में ज्यादा हो जाती है। जैसे वुमेन जो है वो उसकी जो डेथ है, वुमेन की जो डेथ रेट है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू मेन की जो डेथ रेट है वो नीचे हो, इसे बोलते हैं क्या, मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी। अब हम बोलेंगे निटेलिटी इक्वालिटी की, इसमें क्या होगा, निटेलिटी इनइक्वालिटी तब होगी जबकि बॉय चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, जैसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना, और फीमेल इन्फेंटिसाइड ज्यादा होने लगे। मतलब कि ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज में, बेसिकली देखो डेवलप्ड कंट्रीज में भी एग्जांपल आएगा। पीपल इन द मोस्ट कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज में ऐसा प्रेफर करते हैं कि उनका जो बच्चा है वो मेल चाइल्ड हो रेदर देन फीमेल। अगर मेल और फीमेल दोनों है तो बर्थडे जो और अच्छे से सेलिब्रेट होगा, बहुत अच्छे से, वो मेल का होता है रेदर देन अ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो ऐसा तो मैक्सिमम जगह पे जहां लोग अवेयर है वहां नहीं होता है। सिचुएशन जस्ट इवन डिफरेंट हो रही है, गर्ल हुई तो ज्यादा लोग खुश होते हैं, बॉयज हुई तो उसके लिए खुश नहीं होते, तो ये गलत चीज है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए हमें बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन रखना ही नहीं है, जैसे लड़की है वैसा लड़का है। अब ऐसा भी नहीं है, कई जगह मैंने ये भी देखा है टू बी वेरी मॉडर्न, इसके चक्कर में, मॉडर्न होने के चक्कर में क्या किया है कि अब बॉयज के साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया है, जबकि ये दोनों ही चीजें गलत है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इक्वालिटी रहनी चाहिए। ठीक है, तो फीमेल फोर्टिसाइड होता है। फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है, फीमेल फोर्टिसाइड होता है किलिंग ऑफ एन अनबॉर्न गर्ल, फिटस को मार देना। किसको, फिटस को, FOETICID, फोर्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फोर्टिसाइड। इसका मतलब क्या होता है,
फीटस को जब साइट मतलब मारना, जब फीटस को, छोटे बेबी गर्ल को मार देना, उसे बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, सॉरी फीमेल फोर्टिसाइड। और जब हम बोलेंगे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता है, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब होता है कि एक इन्फेंट जो बच्चा है, छोटा बच्चा, उसे मार देना, गर्ल बेबी को मार देना, ठीक है। तो एक फोर्टिसाइड मतलब पेट में ही, जिसको बोलते हैं भ्रूण हत्या। और इसको जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है, इसको कहते हैं कि बच्चे को पैदा होने के बाद मार देना, ठीक है। तो ये था। तो हमारे पास सोशल फील्ड में दो तरीके की इनइक्वालिटी आई। फर्स्ट इज मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी, जबकि औरतों के मरने की संख्या, द डेथ रेट ऑफ वुमेन इज मच मोर एज कंपेयर टू मैन। और जब हम बात करेंगे नेटालिटी की, तो नेटालिटी मीन्स दैट कि प्रेफरेंस ऑफ अ बॉय एज वेल एज इन्फेंटिसाइड एंड फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है, ये आता है। नेक्स्ट वी आर कमिंग, द थर्ड इज द हाउस होल्ड और फैमिली इनइक्वालिटी। तीसरा है हाउस होल्ड या फैमिली इनइक्वालिटी। मैक्सिमम फैमिलीज में, जो मैं ऑलरेडी हैज टोल्ड यू दैट कि मैक्सिमम फैमिलीज में ऐसा होता है कि फैमिली में जो फूड है वो बेटर बच्चे को मिलेगा, बॉय को मिलेगा। अच्छा कपड़ा आया तो बॉय को मिलेगा, कोई कुछ खाना, कोई एनी डिशेस हैज बीन सर्व्ड या कुक हो रही है, कोई खाना आप बना रहे हो, तो वो जो लड़का कहेगा उसके मनपसंद की बनेगी रेदर देन अ गर्ल। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट आज हमारे है। स्कूलिंग की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि लड़का अगर है तो उसे पढ़ाओ क्योंकि वो आपके घर पे रहेगा, एंड गर्ल हैव टू बी मैरिड एंड देन आफ्टर शी विल शिफ्ट टू द इन-लॉज हाउस। तो उसे ज्यादा पढ़े लिखे होने की या उस पर इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एजुकेशन सेक्टर में भी अक्सर करके हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर कमिंग, देखो जैसे डॉरी, कैंसर ऑफ सोसाइटी, डॉरी, ये बोला जा रहा है कि इतना सामान रख दिया फिर भी एक साइड पे लड़की है, एक साइड पे ये है, और ये सूली है बेटा, बेसिकली ये सूली है। तो गर्ल्स का हमेशा, गर्ल हमेशा क्या भारी मानी जाती है। आप कितना भी उनको कुछ भी, कोई भी सामान देके शादी करो, ऐसा बोलते लड़की एक हमारे लिए वजन है, ठीक है। देन सेव द गर्ल सेव द, ये आप देख रहे हो कि लड़कियां हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं अगेंस्ट देयर डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट वी आर कमिंग, जेंडर इनइक्वालिटी प्रिवेल इन द इकोनॉमिक फील्ड। हमने क्या पढ़ लिया बेटा, इसके पहले हमने पढ़ा था इन सोशल फील्ड, है ना, सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक फील्ड में क्या होता है। जैसे कि अगर हम बात करें हैंडीकैप्ड की, तो वुमेन ऑफन फेस ग्रेटर हैंडीकैप्ड देन मेन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में अगर हम बात करें, अगर जॉब वगैरह की बात करें, तो जितना मेल एम्प्लॉयड होते हैं, नंबर ऑफ वुमेन आर लेस एम्प्लॉयड। व्हाई लेस एम्प्लॉयड? इसलिए जस्ट बिकॉज कि वी हैव नॉट गिवन देम प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। हमने उन्हें लड़की होने की वजह से क्या किया है, बहुत बार उनको पीछे कर दिया। एज एग्जाम्पल वी आर टेकिंग कि लड़की कहाँ जाएगी जॉब करने, है ना, रात की ड्यूटी है तो फिर क्या करेगी, फिर आने जाने में प्रॉब्लम होगी, दुनिया बहुत खराब है। कुछ नहीं है ऐसा बेटा, हमें सिर्फ स्ट्रांग होने की जरूरत होती है। देन व्हेन द क्वेश्चन ऑफ अ नाइट ड्यूटी, नाइट ड्यूटी की बात हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस की बात हो, जनरली क्या होता है, गर्ल को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, कहते नहीं लड़की नहीं है, इस जगह पे लड़का भेजो। एज वेल एज क्या होता है बेटा कि अगर हम लेबर हार्ड इन्वॉल्विंग हार्ड कम्स, देन मेन आर ऑलवेज प्रेफर्ड वुमेन। अगर हार्ड वर्क की भी बात की जाती है तो ऐसा अक्सर करके देखा गया है कि कहते हैं लड़कियां नहीं कर पाएंगी, तो ये इस जॉब के लिए तो आप सुटेबल नहीं हो, और क्या करते हैं, फिर बॉय हायर करते हैं, ठीक है। इवन वुमेन आर एम्प्लॉयड ऑफन दे आर गिवन लेस वेजेस। कभी कभी तो ऐसा होता है, मान लो तुम्हें जॉब मिल भी गई तो बीइंग अ गर्ल तुम्हारा जो है तुम्हारा जो आउटकम आएगा, मींस सैलरी आएगी, वो कम आएगी क्योंकि तुम लड़की हो। भाई सेम अमाउंट का काम कर रहे हैं फिर भी हमें सेम सैलरी नहीं मिलेगी। वाई? क्योंकि हम लड़की हैं, ठीक है, इसलिए कम किया जाता है। अब दिस इज बीइंग इन अवर बॉलीवुड ऑल्सो। ऐसा कई बार ऐसा मुद्दा आया था कि अगर कोई एक मूवी वही एक्टर करता है तो उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, और उसके साथ जो एक्ट्रेस है या सिर्फ एक्ट्रेस करती है तो उसको इतने पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक मुद्दा बना था जो कि काफी ज्यादा चर्चा में था कि यहाँ भी तो सेम एफर्ट है, सेम मेहनत है, सेम, क्या लोग हीरोइनों को देखने नहीं आते हैं, सिर्फ हीरो को देखने लोग आते हैं। एक्ट्रेस भी तो हर किसी की फेवरेट होती है, एक्ट्रेस की वजह से भी तो मूवीज चलती हैं। तो ऐसा बहुत बड़ा मतलब बॉलीवुड में अगर बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के साथ ऐसा हो रहा था तो हमारे डे टू डे लाइफ की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। अक्सर करके उन्हें कम दिया जाता था वेजेस। इट हैज अ ग्रेट बीन फाउंड दैट द प्रिवेलिंग कंडीशंस मेक हार्ड फॉर वुमेन टू एंटर एंड फ्लरिश इन द कमर्शियल, इकोनॉमिक एंड इन सोशल एक्टिविटीज। तो हमने अक्सर करके देखा है कि औरतें बिकॉज ऑफ सो मेनी डिस्क्रिमिनेटिव अप्रोच दे आर नॉट इन्वॉल्विंग इन सो मेनी
सो मेनी एरियाज। जैसे अगर हम बात करें इकोनॉमिक सेक्टर्स की, बिजनेस जनरली कौन रन करता है, छोटे छोटे लेवल पे बात करें तो हाउस होल्ड वुमेन या फिर कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस कर लेती है वुमेन। पर अगर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की बात आती है तो मेनी ऑफ द टाइम बॉयज ही आके रहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा बताया जाता है बिजनेस हो, कॉम्पिटिशन है, ये होगा वो होगा, है ना, और एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, तमाम तरीके की चीजें हमें बताई जाती हैं। ठीक है, देन केस स्टडी में हम बात करेंगे सितारा की। सितारा बेसिकली 7 भाई बहनों के साथ रहती है और 7 भाई बहनों के अलावा ये बेसिकली ब्रदर्स वर अलाउड टू गो टू स्कूल। ये 7 भाई बहनों के साथ रहती है। सबसे एल्डेस्ट है सितारा, सबसे क्या है, एल्डर है या एल्डेस्ट वन है। इसके बाकी 6 लोग छोटे हैं। इसका जो फादर है वो अल्कोहलिक है, हमेशा शराब पीता रहता है। एंड मदर यूज्ड टू डू हाउस होल्ड वर्क इन सम पीपल्स हाउस। ठीक है, कुछ लोगों के घर में हाउस होल्ड वर्क करती है मदर। जो भी अर्निंग होती है उससे सितारा के भाई बहन को मिलता है। बेसिकली बहन को भी नहीं, भाई पे ज्यादा शेयर जाता है और पापा पे ज्यादा शेयर जाता है। मतलब सितारा इज अ गर्ल जिसको पढ़ने का मन करता है पर वो स्कूल नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मा जो है वो काम पे जाती है, तो मम्मा के पीछे जो टेक केयर चिल्ड्रन का करना है वो सितारा करती है। पापा शराब पी के पड़े रहते हैं, तो जब मम्मा अर्न करके आती हैं तो सितारा और उसकी मम्मा सबसे कम उनको शेयर मिलता है। उनके जो भाई जो पढ़ने जा रहे हैं और उनके जो फादर हैं उनको ज्यादा चीजें सर्व की जाती है। जैसे फूड ही हो गया, अगर फूड कम पड़ रहा है तो वो सितारा और उसकी मम्मी के लिए कम पड़ेगा, बाकी सब खाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही अगर स्कूल जाना हुआ, सितारा स्कूल नहीं जाती, उसके छोटे भाई बहन स्कूल जाते हैं। वो अंदर ही अंदर ये फील करती है कि काश मैं लड़का होती, अगर मैं लड़का होती तो मुझे आज स्कूल जाने दिया जाता और मैं पढ़ पाती और मैं भूखे नहीं सो पाती। ठीक है, ये सारी चीजें वो सोचती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि जेंडर इनइक्वालिटी को क्या करते हैं बेटा, प्रमोट करते हैं। जैसे है, पहला है लो स्टेटस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में कंसीडर किया गया है विमेन को कि she had a seldom been permitted to live independently and she had been considerable inferior than man। ऐसा बोला गया कि औरत अकेले कमा के खा नहीं सकती, उसे हमेशा एक आदमी की जरूरत होती है और क्योंकि औरत बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है, इसलिए जब हमने एक परसेप्शन ही बना रखा है बेटा, अपना माइंड सेटअप ही बना रखा है कि लड़की अकेले कुछ भी नहीं है, तो ये लो स्टेटस ऑफ वुमेन को शो करता है जो आपने अपने दिमाग में अपने सोसाइटी में बना रखी। तो सोसाइटी में कई बार औरतों को आदमियों के बराबर नहीं समझा जाता, उनका स्टेटस बहुत ही ज्यादा लो दिखाया जाता है या समझा जाता है। दैट्स व्हाई क्या होता है, एक ऐसा फैक्टर बन जाता है जिससे जेंडर इनइक्वालिटी आती है। ठीक है, देन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड। मेनी ऑफ द टाइम वी यूज्ड टू सी दैट कि बॉय चाइल्ड को जितना ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है उतना प्रेफरेंस गर्ल चाइल्ड को नहीं दिया जा रहा है। और इसके साथ क्या होता है, बर्थ ऑफ अ बॉय हैज बीन सेलिब्रेटेड रेदर देन अ गर्ल। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इसको तो अपने लॉज के हाउस में ही शिफ्ट होना है, शी ग्रोज एंड गेट मैरिड, और ये बड़ी होगी, इसकी शादी हो जाएगी, चली जाएगी। गर्ल चाइल्ड कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी इन ट्रेडिशनल फैमिली बिकॉज फ्रॉम हर बर्थ द डेथ द पेरेंट्स हैव टू स्पेंड ऑन हर स्पेशली एट द टाइम ऑफ द मैरिज। ऐसा बोला जाता है कि मम्मी पापा जो भी अर्निंग करें वो एज अ डावरी बच्चे को देना पड़ेगा। लड़की को दोगे, लड़की को बड़ा करोगे, लड़की दूसरे घर चली जाएगी, उसी के घर रहेगी, उसके ही काम आएगी, हमारा तो कोई कुछ नहीं करने आएगा। दैट्स व्हाई बॉय ज्यादा बेटर है, जबकि ये गलत है परसेप्शन। बीइंग अ ह्यूमन एवरीवन इज इक्वल एज वेल एज वी डोंट नो कि कौन हमारी कब हेल्प कर देगा। ठीक है, पहले से माइंड सेटअप बना के रख लिया है कि लड़की किसी काम की नहीं है तो फिर तो ऑब्वियसली बात है किसी काम की नहीं ही होगी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड ऐसा हमें देखने को मिलता है कि डिस्क्रिमिनेटिव अप्रोच है, इनइक्वालिटी है, इस वजह से भी ये भी हमारा फैक्टर है। पहला फैक्टर हमारा था कि सोसाइटी में लो स्टेटस है, ऑब्वियसली बात है, परसेप्शन अलग है लड़के को लेके लड़की को लेके। दूसरा है कि फैमिली में भी इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेटिव अप्रोच है उनका। थर्ड वन इज फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड मैंने बताया था बेटा, किलिंग ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो ये फीमेल इन्फेंटिसाइड है, इसमें क्या हुआ है, जनरली हरियाणा का नाम आता है, हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा एंड पंजाब में होता है। लड़की जब पैदा होती है तो उसे मार दिया जाता है, इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गर्ल्स आर जस्ट अ लायबिलिटी और उनके पीछे हमें बार बार इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर कवरिंग नेग्लेक्ट ऑफ अ फीमेल एजुकेशन। हमने फीमेल इन्फेंटिसाइड करना शुरू किया, समाज में औरतों को नीचा देखने लगे, इंफीरियर देखने लगे, फैमिली में डिस्क्रिमिनेशन करने लगे। इसके साथ ही उनको एजुकेट नहीं किया, उनके एजुकेशन पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लड़की समझ के ही पहले से उन्हें हटा दिया। फिर चाइल्ड मैरिज होने लगा, इसमें लड़कियों की शादी चाइल्ड मैरिज, जैसे
इसका मतलब है चाइल्ड मैरिज का मतलब है कि बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की बिफोर मेच्योरिटी शादी कर देना, ठीक है। मेच्योरिटी का मतलब 18 साल में पहले लड़कियों को आती थी, ऐसा मेच्योरिटी माना जाता था, मतलब मींस 18 ईयर इज अ लीगल एज डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, शादी कर सकते हो, और लड़कों की 21 थी। नाउ अब गर्ल्स की भी 21 हो गई है और बॉयज की 25 हो गई है, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज में क्या होता था, सिर्फ छोटे लड़की या छोटे लड़के की शादी नहीं होती थी, बल्कि कभी कभी 13 से 14 साल की लड़कियों की शादी जो होती थी वो 18 प्लस से हो जाती थी, या कभी कभी 60 प्लस से भी हो जाती थी, 30 प्लस से हो जाती थी। मतलब छोटी छोटी गर्ल्स की शादी जनरली एक सिर्फ इसलिए कि दहेज लगेगा तो फ्री में शादी हो रही है, या फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो दिक्कत है, तो वो पैसे के लालच में या गर्ल ऐसे बस समझ के उनकी शादी कर देते थे अपने इससे कई 3 टाइम 4 टाइम्स बड़े लोगों से, ठीक है। डबल टाइम भी होता था, डबल। सो डॉरी सिस्टम भी था एक, कि हमें दहेज देना पड़ता था। फिर नो परमिशन फॉर द विडो रिमैरिज, विडो रिमैरिज के लिए विधवा होने के बाद रिमैरिज दोबारा से शादी करने की परमिशन नहीं थी, जबकि लड़के कर लेते थे, ठीक है। देन इसके साथ है सती सिस्टम। सती सिस्टम मीन्स दैट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड, लड़की को भी उसी आग में जो बोन फायर होता था, मतलब डेथ बॉडी जिसमें जलती थी, उसी में आदमी के डेथ बॉडी के साथ जिंदा लड़की को जला देते थे, उसे बोलते थे सती सिस्टम, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा एक ऐसा इस तरीके का कह लो घटिया एक ऐसा सिस्टम था जहां पे लड़कियों को मारा जाता था, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इकोनॉमिक फील्ड में उन्हें नीचा किया, इंफीरियर ट्रीट किया। हमने इकोनॉमिक फील्ड के साथ साथ कल्चरल फील्ड में, सोसाइटी में, परिवार में एजुकेशन नहीं दिया, डॉरी सिस्टम शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया, इन्फेंटिसाइड, मेंटालिटी, मोर्टेलिटी। इसके साथ ही सती सिस्टम, पढ़ाया नहीं। तो अब बताओ, अब इतने डिस्क्रिमिनेट, लड़की कमजोर नहीं थी, जब आपने इतना करना शुरू कर दिया तो ऑब्वियसली बात है कोई भी कमजोर हो जाएगा। तो जब आपने ये सारे अप्रोच करना शुरू कर दिया समाज में, परिवार में, घर में, ससुराल में, बच्ची पैदा हुई तभी से आप बता रहे हो कि लड़की है, कुछ नहीं करना, पढ़ाना नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है, सिक्योरिटी नहीं है, बेचारी कमजोर है, तो उसकी जब आपने परवरिश ऐसी की है तो रिजल्ट क्या होगा बेटा? रिजल्ट यही होगा कि अगर वो नहीं भी है वीक तो वीक हो जानी है। ये इवन आप लड़के के साथ करके देखो, अगर आप बॉयज को भी इस तरीके से ट्रेनिंग देना छोटे बच्चों को शुरू करोगे ना, और ऐसा अप्रोच रखोगे, तो वो भी एक तरीके से कमजोर ही हो जाएगा। तो कमजोर रियल में कोई बच्चा पैदा नहीं होता बेटा, हम अपने धीरे धीरे करके बनाना शुरू करते उसे, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स इन द फील्ड ऑफ जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट ऑफ अ वुमेन, ठीक है। अब हम अलग अलग रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स की बात करेंगे जिन्होंने औरतों के एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, ताकि हम जेंडर इनइक्वालिटी को हटा सकें। जैसे फर्स्ट नेम इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फाउंडेड मेनी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनकरेज्ड widow remarriage and started the movement against child marriage। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है जिन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला और विडो रिमैरिज, विधवा पुनर्विवाह शुरू किया, विडो रिमैरिज एक्ट लेके विडो रिमैरिज शुरू किया। इन्होंने विधवाओं का ब्याह कराना, शादी करवानी शुरू की, और इन्होंने क्या किया था, चाइल्ड मैरिज, जो छोटे छोटे बच्चों की शादी हो रही थी उसे मना किया, रोका कि छोटी छोटी बच्चियों की शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और इक्वालिटी पे, किसके इक्वालिटी पे, बोथ सेक्सेस मींस बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के इक्वालिटी की बात की, आर्य समाज की स्थापना की, और इन्होंने शुरू किया एजुकेशन फॉर विमेन, विमेन के लिए एजुकेशन देना शुरू किया, और इन्होंने कंपेन्ड अगेंस्ट द सती सिस्टम एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। 3-4 चीजों पे इन्होंने काम किया। पहला तो कहा कि दोनों बराबर है, ऑब्वियसली बात है। दूसरा कहा कि एजुकेशन होना चाहिए, वेरी नाइस। तीसरा कहा विडो मैरिज, शादी होनी चाहिए। चौथा कहा कि फीमेल इन्फेंटिसाइड और सती प्रथा खत्म होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजों पे इन्होंने ध्यान दिया। देन सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, डिमांडेड बैन द पर्दा सिस्टम। पहले नकाब पहना के, या मुस्लिम औरतों, हिंदू में सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सोसाइटी एंड लेवल से लड़कियों को क्या किया गया है, डिस्क्रिमिनेटिव अप्रोच रखा गया है, ठीक है। तो पर्दा प्रथा क्या होता है, सारा हाथ मुंह, लड़की ऊपर से नीचे तक ढकी रहेगी, कभी किसी को फेस नहीं कर सकती, सोसाइटी में जाके बात नहीं कर सकती, मुंह नहीं खोलेगी। तो ये पर्दा सिस्टम था जिसमें पूरी लाइफ आपको एक
एक अंदर जैसे कहते नहीं है कि आपको एक ऐसे घर में ढकेल दो जहाँ पे कोई ना हो, सिर्फ आप हो, वैसा ही एक लड़की को पर्दा के अंदर रखा जाता था। आपको बात नहीं करना है, किसी से नजर नहीं मिलाना है, आपको पूरा ऊपर से नीचे तक गाउन जैसा नकाब पहन के रखना है, और आपको हिजाब टाइप का होता है वो पहनना है। आप बात नहीं कर सकते हो किसी से, समाज में नहीं जाओगे आप। तो इससे क्या होता था, पर्दा सिस्टम वाज नॉट बेसिकली ऑन द लुक, ये लुक पे ही डिपेंड नहीं था, ये बेसिकली माइंड सेटअप भी था। पर्दा मीन्स होता है कि अब आप किसी से इंटरेक्ट नहीं करोगे सिवाय योर हस्बैंड, योर चाइल्ड एंड योर फैमिली। तो ये भी एक गलत चीज थी, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान ने कहा कि पर्दा सिस्टम भी हटना चाहिए और मुस्लिम वुमेन को भी एजुकेशन लेनी चाहिए। बुद्धि किसी में कम नहीं होती है, अगर हम पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे लड़की को तो मे बी कि शी ऑल्सो स्टार्टेड टू अर्न, ठीक है। इसके साथ ही क्या हुआ है, सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्सक्लूसिवली फॉर द वुमेन also penned. The polygamy was looked down upon the widow remarriage and was acceptable. Then the sati system of a child marriage were legally banned and the female infanticide also prohibited by the law. Now the parda system is also क्या है, despised. Unless all these evils are totally eradicated, neither the education nor could be spread among the women nor they take the part in the other fields of her life. ना 19th सेंचुरी में गवर्नमेंट ने ऐसे ढेर सारे रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए जिससे सती सिस्टम खत्म हो गया है। अभी डॉरी सिस्टम भी खत्म है, लीगली खत्म है, पर कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है, वो जल्दी ही हमारे और आपके प्रयास से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो और इसके साथ ही विडो मैरिज शुरू हो गया है। कोई अगर फीमेल है, कोई औरत है, कोई लड़की है, अगर उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया है तो उसकी दोबारा से शादी करवा दो, ये शुरू किया गया। पूरी लाइफ उसके नाम पे क्यों बैठेगी, है ना। ऊपर से टॉर्चर होना, फिर वहीं से टॉर्चरिंग शुरू होती, क्योंकि जानता है इंसान की ये इसके आगे पीछे कोई है नहीं, शादी हो गई, पति खत्म, तो सारी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स कौन पूरी करेगा उसके लाइफ की। आपने उसे पढ़ाया तो है नहीं, आपने उसे तो डिपेंड रहना सिखाया, पति पे डिपेंड रहना सिखाया है। तो पति पे डिपेंड रहना सिखाया तो पति करो तो उसका, अगर एक बार एक्सपायर हो गया तो दूसरे से करो, फिर पति ला के दो उसको। देन द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द जेंडर इनइक्वालिटी एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन के इम्प्रूवमेंट के लिए 19th सेंचुरी ने बहुत पहले भी स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान और इसके साथ ही कौन था बेटा, स्वामी दयानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन तीनों ने क्या किया था, अलग अलग तरीके का रिफॉर्म किया था। अभी इंडियन गवर्नमेंट भी कई ढेर सारे प्रयास कर रही है ताकि इनइक्वालिटी को एक रोक सके, और जो हिंड्रेंस आ रहा सोसाइटी में, इनइक्वालिटी आ रही है जिसकी वजह से हमारे कंट्री का, हमारा, आपका और परिवार का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, वो हो पाए, ठीक है। इसके लिए क्या किया है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, पढ़ेगी बढ़ेगी नाम रोशन करेगी, ये अलग अलग तरीके का लाडली, है ना, कोटेशंस चलाए गए हैं ताकि लड़कियों को एजुकेशन दी जा सके। देन वुमेन वर गिवन इक्वल राइट्स टू वोट। अब ऐसा बोला जा रहा है कि एट द एज ऑफ 18 ईयर, है ना, पहले 21 साल थी पर 18 साल कर दी गई है, औरतें भी क्या देंगी, इलेक्शन देंगी। बहुत पहले ऐसा बोला जा रहा है। मैं बात करती हूँ फ्रांस की। फ्रांस अभी जैसे बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा डेवलप्ड कंट्री है, काफी अच्छा है फ्रांस, पेरिस जहाँ पे एफिल टावर है, आप सोचते होंगे, तो फ्रांस में करीब ऐसा बोलते हैं कि 1789 से रिवॉल्यूशन चल रहा है, 1789 से रिवॉल्यूशन चल रहा है, और 1946 में जाके औरतों को राइट टू वोट मिला, ठीक है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वहां राइट टू वोट औरतों को था ही नहीं, लड़कियों, इंडिया में था। इंडिया ने कई ढेर सारी यूरोपियन कंट्रीज की सिचुएशन देखी थी, तो इंडिया में तो जब से इंडिया आजाद हुआ 1947 से इंडिपेंडेंट हुआ और 1950 में रिपब्लिक हो गया 1950 में, तभी से हमारे पास राइट टू वोट है। लेकिन पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो औरतों को राइट टू वोट नहीं था, नाउअडेज है, ठीक है। देन लिबर्टी मस्ट बी गिवन, विदाउट लिबर्टी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी डेमोक्रेसी हैज नो मीनिंग। कह रहा है अगर लड़कियां वोट देंगी, फीमेल, और अगर वोट देंगी तो उन्हें लिबर्टी, इक्वालिटी, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको राइट्स मिलने चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। उन्हें भी आजादी का हक है, उन्हें बोलने का हक है, उन्हें विरोध करने का हक है। जो अधिकार आदमी के पास है वो अधिकार लड़कियों के पास भी है। अगर कोई आपको बेवजह पिटाई कर सकता है कोई लड़का, तो आपके पास भी अधिकार है कि आप उसे बदले में एक्शंस ले सकते हो, चाहे खुद पिट दो चाहे किसी और से, गवर्नमेंट के बाय द लॉ एंड ऑर्डर आप पिटवा दो, ठीक है। इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलेगा, ऐसा बोला गया था। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट क्या था,
इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट था, जिसके थ्रू औरतों को, लड़कियों को अपने, जो अगर मैरिड है तो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उनका हक होगा, अनमैरिड है तो फादर की प्रॉपर्टी में हक होगा। इसके पहले ऐसा कोई भी रूल नहीं था, ठीक है। पहला, दूसरा हो गया सेकेंड पॉइंट। एंड नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द थर्ड। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक लड़की है, एक आदमी है, तो गर्ल को ये डॉलर है, इसका इतना % मिला है और लड़के को इतना मिला है, जबकि गर्ल जो है वो ज्यादा बड़ी दिख रही है इसमें और बॉय थोड़ा सा छोटा है। क्यों? बीइंग अ बॉय इनको सारी की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है और गर्ल को नहीं मिलती थी। तो नाउअडेज ऐसा कुछ नहीं होता, गर्ल्स भी ले सकती हैं। नाउ प्रॉपर्टी इज टोटली डिपेंड अपॉन पेरेंट्स, तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे पेरेंट्स का पूरा हक है। अगर वो देना चाहते हैं दोनों को बराबरी से देंगे और कोई पेरेंट ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है जैसे लड़की वैसे लड़का है, दोनों के लिए सेम तकलीफ होती है, दोनों ही उनके बच्चे हैं, तो ऐसा तो कुछ करेगा नहीं, ठीक है। देन डिक्लेरेशन डॉरी एज इलीगल, कहा गया कि बाद में गवर्नमेंट ने डॉरी को, दहेज प्रथा को शादी के टाइम पे जो लड़की के मम्मी पापा से पैसे की और सामान की डिमांड होती थी, गिफ्ट्स की ज्यादा डिमांड होती थी, वरना शादी नहीं करेंगे ऐसा कहते थे, वो अभी क्या हो गया बेटा, इलीगल हो गया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसे इलीगल कर दिया है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे जेल होती है। देन वुमेन एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया गया है, ग्रेजुएट करवाया जाता है ताकि जॉब मिल जाए, और कुछ सीट्स भी रिजर्व की गई हैं ताकि वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सीट्स रिजर्व हैं ताकि वो आगे पढ़ाई कर पाए, ठीक है। देन लॉज मींट फॉर वेलफेयर ऑफ द वुमेन, वुमेन के वेलफेयर के लिए कुछ अलग अलग लॉज बने हैं, जैसे पंचायती राज सिस्टम और नगर पालिका में 33% मींस 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए क्या है, रिजर्व्ड है। देन फैक्ट्री ओनर्स के लिए भी रूल है, मस्ट प्रोवाइड क्रेच इन द केस मोर देन 30 वुमेन्स वर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री। किसी भी फैक्ट्री में अगर 30 से ज्यादा औरतें हैं तो वहां पे उनकी छोटे अगर बच्चे हैं तो उसके लिए भी एक सुटेबल इन्वायरमेंट की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। प्ले ग्राउंड होगा, छोटा मोटा स्कूल होगा, या रहने के लिए अच्छा सुटेबल इन्वायरमेंट होगा ताकि वो अपने बच्चे के साथ आके काम कर सकें, ठीक है। ये होगा। अगर 30 वुमेन है तो वुमेन से कंसर्निंग जितने भी चीजें होंगी वहां पे अप्लाई की जाएंगी, ठीक है। मतलब औरतों को वहां पे सुविधा दी जाएगी, रेस्ट रूम बनवाया जाएगा, सिक रूम बनवाया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी होगी, अच्छा एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। देन इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जिसकी मैंने बात की 1976 में आया, वुमेन को सेम पे मिलेगा जॉब्स के लिए जबकि मेल को जितना मिलता है, ठीक है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो है वो कहता है किसी भी जॉब, किसी भी काम के लिए सेम प्रॉपर्टी मिलेगी, सेम अमाउंट मिलेगा जितना कि एक आदमी को मिलता है, ठीक है। देन चाइल्ड मैरिज एक्ट अमेंडमेंट 1978 में आया, जिसमें बोला गया कि मैरिज ऑफ अ गर्ल बिलो द एज ऑफ 18 इज इलीगल। नाउअडेज अब आप 21 सालों तक अगर लड़की की शादी 21 साल के पहले करते हो तो वो इलीगल है। पहले कितना था, 18 था, और बॉयज के लिए 21 था, ठीक है। तो बॉयज के लिए भी 25 हो गया, गर्ल्स के लिए 21 हो गया है। अब इसके पहले अगर आप शादी करते हो तो दैट इज इलीगल। देन some special laws for the prohibition of interest of a women are also dowry prohibition, सती prevention and the protection of domestic violence। domestic violence भी पहले ज्यादा होता था, मतलब घरों में मारपीट, मनाया लड़की को मार दिया, मतलब वाइफ को या मदर को या बहन को, अब वो नहीं होगा, ठीक है। हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचना होगा आपको कि यह गलत है। देन वुमेन्स मूवमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे गुलाबी गैंग है, गुलाबी पिंक साड़ियां पहन के गुलाबी गैंग का नाम आपने सुना होगा। एक मूवी भी बनी है जिसमें जूही चावला है और माधुरी दीक्षित है। यहाँ पे देखो कि ये फॉरेन की कंट्री है जहाँ पे वुमेन राइट्स के लिए एक रैली निकाली जा रही है, वुमेन ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये भी देखिए आप रैली हो रही है। और यहाँ पे एक लिफलेट है, व्हेन यू एजुकेट अ गर्ल यू एजुकेट अ नेशन। अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हो तो आप पूरे एक कंट्री को पढ़ाते हो, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि छोटा बेबी जो होता है ना बेटा अपने पापा से कम मम्मी से ज्यादा सीखता है। तो अगर आपके घर में कोई फीमेल है जो कि वेल एजुकेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। देन 8 मार्च को क्या सेलिब्रेट होता है, इंटरनेशनल वुमेन डे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि पता चल सके कि औरतों की इंपॉर्टेंस है और उन्हें इक्वालिटी से ट्रीट करना है, हमेशा अवेयर करने के लिए ये दिन होता है, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करेंगे, all that was done for the upliftment and the betterment of women would not have been possible if women themselves had not started movement for their upliftment। कह रहा है
आदमी हो, चाहे सर सैयद अहमद खान हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे आर्य समाज की स्थापना करने वाले लोग हो, जैसे कि मैं नाम लेती हूँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ठीक है, कोई कुछ भी कर ले आदमी, तब तक इक्वालिटी नहीं आएगी जब तक कि औरतें खुद इसके लिए क्या वेल प्रिपेयर्ड नहीं होंगी, ठीक है। देन the above steps taken by the government for the betterment of the women was mostly resulted of a different movement started by the various women against women organizations। जितने भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए women के अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक वैसा ही जब औरतें भी अवेयर होने लगी अपने अधिकारों के प्रति, तो उन्होंने भी मूवमेंट करना शुरू किया, और मूवमेंट करना शुरू किया अपने अधिकारों के लिए और अपलिफ्टमेंट के लिए, ताकि उनकी सिचुएशन थोड़ी अच्छी हो पाए। दे स्टार्टेड कैंपेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स नॉट बाय द हस्बैंड, नॉट बाय द इन-लॉज। कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस तब भी होता था बेटा जब मम्मा, मान लो कि पापा एक्सपायर हो गए, मम्मा घर में अकेली रहती थी, तो पड़ोसी या घर का कोई भी फैमिली मेंबर या कोई भी आके मार पिटाई करता था उनके साथ, या तो प्रेशर बनाता था कि जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, ठीक है। मम्मा को अकेले बच्चे को पालना होता था, तो वहां भी मार पिटाई का केस आता था, उसे बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। जब आप किसी के घर में जाके और बीइंग अ फैमिली मेंबर किसी के साथ टॉर्चर करते हो, तो उसे बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। इसमें सिर्फ पति या इन-लॉज नहीं आते। डोमेस्टिक वायलेंस मींस दैट कि हर वो पर्सन जो परिवार का मेंबर है वो आपको टॉर्चर कर रहा है, ठीक है। Then which forced to government to pass the law against such as discriminations against the women, ऐसे जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरेसमेंट और डॉरी डेथ, अलग अलग दहेज पे मार देते थे लड़कियों को, सीधे मतलब फिरौती जैसे मांगते हैं ना कॉल करके, वैसे ही इन-लॉज जो है पहले क्या करते थे बेटा, फिरौती मांगते थे, इतना 5 लाख रुपए जा लेके आ, नहीं लेके आएगी तो मार दूंगा, ऐसा गुंडागर्दी है ना, तो ऐसा होता था। तो ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट ने कहा कि बिल्कुल बैन होने जानी चाहिए, इसके लिए एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। उसके साथ ही वुमेन ग्रुप्स टुक द वेरियस स्टेप टू शो देयर रिसेंटमेंट अगेंस्ट द इनजस्टिस बीइंग प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट देम। दे कम टू स्ट्रेस अप्रोच द कोर्ट, पुट द pressure on the different newspapers, television channels to take up their case to right earnest. By doing this, they raised the public awareness about all issues which they were suffering for long. Ultimately, many people, social organizations and political leaders took up their case, which forced the government to pass the different laws, upliftment and betterment. कह रहा है, पूरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जब गवर्नमेंट रोड पे, जो गवर्नमेंट ने सारे रूल्स बना दिए पर वो रूल्स इतने इफेक्टिव नहीं थे, औरतें जब अवेयर हुई अपने अधिकारों के लिए, तो उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया, मीडिया पे बनाया, टीवी चैनल्स पे बनाया कि हमारे अधिकारों पे और ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस बनने चाहिए, क्योंकि कई लोग जब नियम अच्छे से नहीं बनते हैं तो कई लोग उस नियम का उल्लंघन करते हैं या उसमें से कुछ निगेटिव पॉइंट्स निकाल ही लेते हैं और अपने बचने के लिए और उसका मिसयूज करते हैं। तो औरतों ने कहा कि ऐसा एक सॉलिड कदम उठाए गवर्नमेंट, जिससे कि हमारा क्या हो, अपलिफ्टमेंट हो और हम अलग अलग तरीके की क्रूएलिटी से बच पाए, ठीक है। जैसे कि वाइल्ड फिगर इन लिटरेरी स्टोरी ऑफ द टेल ऑफ द 113 million 6 to 18-year-old children who do not go to school. Majority 60% are girls. In the figures only go to the show the most religious of the world, especially developing countries. Gender is bias hinders education. Bias hinders girls' education. It is also known as the fact that the educating girl is one of the best investment in the society can make. An educated woman had a skill, self-confidence and knowledge. She requires to be better citizen, फैमिली मेंबर्स, वर्कर्स और पेरेंट। ये आप देखो सेव गर्ल चाइल्ड का एक रेत पे मतलब बालू था एक, वो ऐसा बना हुआ है। कहा गया है इस पूरे स्टेटमेंट में कि एक सोसाइटी का बेटर इन्वेस्टमेंट तब होता है जबकि आप गर्ल एजुकेशन देते हो, गर्ल और बॉयज। जैसे आपके यहाँ बेटा 100 पेड़ है, अब 100 पेड़ को अगर आप डिस्क्रिमिनेट करके 50 पेड़ काट दोगे तो आपके पास 50 ट्रीज ही तो बचेंगे, और ये 50 ट्रीज को आप कितना ज्यादा सपोर्ट कर लोगे, फिर भी वो 100 के बेस पे कंपीट तो नहीं कर पाएंगे ना। तो ऐसे में बोला जा रहा है कि गर्ल एंड बॉयज बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर सोसाइटी। वी हैव टू फोकस ऑन बोथ ऑफ द पर्सन्स, ठीक है। बोथ जेंडर पे हमें एक तरीके से फोकस करना है, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। ये टोटल का हमारा ये था चैप्टर, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया बेटा, हमने देख लिया कि पहला जेंडर क्या होता है, इस चैप्टर में हमने देखा कि जेंडर क्या होता है।
फिर इसके साथ ही हमने देखा कि जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है, फिर हम जेंडर इनइक्वालिटी किस वजह से होती है, इसके साथ ही हमने देखा कि जेंडर इनइक्वालिटी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है, और फिर हमने देखा कि विमेन ने आखिर किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया अलग अलग चीजों में कि हमें इक्वालिटी चाहिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।